दो चीज़ें मैंने बता दी थी कि वो इम्यून सिस्टम जो आप जब आपके ख़िलाफ़ होता है तो वो सोराइसिस की कैटेगरी में है और एक्जिमा में ऐसा नहीं होता। ये दोनों कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। और फिर मैंने कलर की बात की कि अल्टीमेटली जो सोराइसिस का कलर है वो सिल्वर में चला जाता है और ये रेड होते हैं। सोराइसिस में ओजिंग जो मवाद है नहीं निकलता, जबकि एक्जिमा में निकलता है। फिर इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ये जो सोराइसिस है सर, ये कंटेजियस नहीं है, ये दूसरों को नहीं फैलता। लेकिन एक्जिमा एक कंडीशन में अगर वो फंगल हो तो वो फैल सकता है। वो आपको आपसे मुझे लग सकता है, मुझे आपसे लग सकता है, बशर्त ये कि वो फंगल है। अगर वायरल या बैक्टीरियल है तो वो नहीं फैलेगा। उसके बाद जो सोराइसिस है इसमें साथ में स्टमक के डिसऑर्डर ज़रूर होते हैं। अगर सोराइसिस होगा तो स्टमक आपका डिस्टर्ब होगा, लेकिन एक्जिमा में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, आपके स्टमक के इश्यूज़ नहीं होते हैं। तो ये मेन दूसरा सबसे बड़ी पहचान जो सोराइसिस है, स्पेशली जब वेदर चेंज हो रहा हो, मतलब गर्मी से सर्दी आ रही हो या सर्दी से गर्मी आ रही हो, तो इसमें इसकी जो है वो ज़्यादा शिद्दत आ जाती है और ये निखर के सामने आ जाता है। जबकि एक्जिमा कोई वेदर बाउंड नहीं है, उसमें मतलब वेदर का या मौसम का कोई ताल्लुक नहीं है। और एक बड़ी निशानी सर डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ये सोराइसिस है ना, ये आपके एंकल्स में या एल्बो में, अगर एंकल है या एल्बो है तो इसकी आउटर लेयर पे होगा। लेकिन जो एक्जिमा होगा ना, ये फ्लेक्सिबल साइड आपकी बगलों में होगा, आपकी इस साइड पे होगा, यानी कि जो छुपे हिस्से हैं या फ्लेक्सिबल हिस्से हैं, गोश्त वाले हिस्से हैं, उसमें इसके निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मोटी मोटी डिफ्रेंशिएशन है, टाइम की कमी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर। जी डॉक्टर साहब, अब आ जाएँ अपनी डाइट की तरफ। जो हमारी रोज़मर्रा की खुराक हैं, फूड्स हैं हमारी, सोराइसिस को कम करने में कौन कौन सी ऐसी हमारी फूड है जो कि सोराइसिस को कम करने में मेन किरदार अदा कर सकती है? जी, अगर बात हम डाइट पर आ जाएं फॉर सोराइसिस के लिए, मैं देखने वाले नाजरीन से रिक्वेस्ट करता हूं कि अक्सर हम लोग जो डाइट को प्लान को बताते हैं, अब इसका अक्सर होता है कि लोग उसको छोड़ देते हैं। मैं छोड़ने के लिए अपने टेस्ट को चेंज करना है। अब मिसाल देता हूँ कि इसके अंदर सोराइसिस के अंदर अगर हम कोई गर्म चीज़ें देते हैं जो बहुत नुकसानदेह है, एक मिसाल देता हूँ स्पाइसी चीज़ें, मिर्च वगैरह, अगर हम घरों के अंदर रेड पेपर की बजाय ब्लैक पेपर के अंदर बनाना शुरू कर दें तो वो सोराइसिस के अंदर बढ़ाना हेल्पफुल हमें देती है। इसके बाद आना शुरू होता है साल्ट भी। अक्सर लोगों के ऊपर कहेंगे साल्ट का क्या आना शुरू हो गया। अब अगर हम अपने साल्ट को भी मिकदार में अगर चेंज करना शुरू हो जाए, वाइट साल्ट की जगह ब्लैक साल्ट में आना शुरू हो जाए, तब भी ये हमारे ना सोराइसिस के अंदर बहुत ज़्यादा ना हेल्पफुल होता है। अब इसके अंदर आना शुरू हो गया कि अक्सर लोगों को देखना शुरू हो गया कि उनको मीट से, गोश्त से खाने से सोराइसिस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मीट को कम कर लें। हम वो देखना शुरू कर दें कि हमें जिससे जो मीट से प्रोटीन वगैरह मिली थी, हमें दूसरी कौन सी ग़िज़ा से हमें मिलती है, हम वो चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसमें से ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होना शुरू होती हैं, जो इसमें आना शुरू हो गए। फ्रूट्स वगैरह आ गए। फ्रूट्स तो ज़ाहिर सी बात है हर बीमारी के अंदर बहुत ज़्यादा अपना हेल्पफुल होना शुरू होते हैं। हम ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक कम मिकदार के अंदर से। तो यही याद है कि शुरू होता है कि गर्म और हीट प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें हम ना इस्तेमाल करें, तली हुई चीज़ें ना खाएं। उसमें फास्ट फूड बहुत ज़्यादा, जंक फूड आना शुरू हो गए। और एक और जो दूसरा भी आना शुरू हो जाता है कि अक्सर के ये फ्रोज़न फूड्स भी, वो भी हमारे लिए सोराइसिस और एक्जिमा की बीमारियों में ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। सारी बीमारियों में नुकसानदेह, सारी बीमारियों में नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब, ये थोड़ी सी पहले बात तो होगी मेरे इस जो मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ कि सोराइसिस और एक्जिमा एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाते हैं? नहीं, वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, इसमें ज़रा थोड़ा सा खोल दें आप। नहीं, वो रिपीट हो जाएगा ना। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्वैब फंगस के अलावा एक्जिमा किसी सूरत में नहीं फैलता और न ही सोराइसिस फैलता है। अगर एक आदमी के हाथ पर है, वो दूसरे के साथ ऐसे टच करते हैं तो उससे वो बिल्कुल नहीं फैलेगा। अच्छा, हाँ, वो नहीं होगा। अगर वो फंगल है तो वो होगा, फंगल एक्जिमा है तो फिर होगा। अगर लिवर के फंक्शन में कोई डिसऑर्डर हो तो क्या उससे भी कोई ऐसी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए जी, बीमारी स्किन की बीमारियां हो सकती हैं। मैं थोड़ा सा ये दोनों जो कंडीशंस, बीमारी को तो मैं मानता नहीं, इसको कंडीशंस मैं कहता हूँ। ये दोनों कंडीशंस की जो वजह है ना वो अननोन है। इसमें साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि इसकी को डेफिनेट 100% कोई डॉक्टर दुनिया में आपसे कहेगी जी इसके एग्जैक्टली ये वजह है। यस, आपका सवाल जो है लीवर आपको पता है इंसानी जिस्म में एक बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन का अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है।
जब वो माल फंक्शन में अपना फंक्शन ना अदा कर पाए या उसकी फिजियोलॉजी में कोई फ़र्क आ जाए, पैथोलॉजिकल चेंज आ जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने पैथोलॉजी को बड़ा अच्छा बयान किया, उसका कोई पैथोलॉजिकल चेंज आए तो स्किन डिजीज़ होते हैं, इरप्शंस निकलते हैं, ख़ारिश उसकी एक वजह हो सकती है, जिसमें ओबियसली सोराइसिस और एक्जिमा भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो लीवर अगर ख़राब है तो स्किन के इश्यूज, स्किन के कलर से आपको पता चल जाता है कि लीवर की क्या कंडीशन है। मिसाल के तौर पे येलोइश कलर में बंदा आपके पास आया, उसकी आंखों का रंग कलर जो है वो येलो हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारा शक पहले लीवर की तरफ जाता है। और अगर लीवर कोई वजह, अव्वल तो मैं बता रहा हूँ कि इसकी वजह इनडेफिनेट है, इसको डिफ़ाइन करना शायद मेरा ख्याल मेडिकल साइंस के साथ ज़्यादती होगी, इसकी वजह नामालूम है इन दोनों कंडीशंस की। लेकिन ज़ाहिर है स्किन के प्रॉब्लम, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा मिर्च मसाले, प्रोसेस्ड फूड और या नमकियात ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फ्रोज़न फूड इस्तेमाल करेंगे तो स्किन की टोन पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क पड़ेगा। एक जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि हर जगह फैला हुआ है, तो वो डिस्टर्ब होगा। तो उसमें अगर आपका लीवर ख़राब है तो मेरे ख्याल से सारा कुछ ही ख़राब हो सकता है। और लीवर के पेशेंट्स में हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम्स आते हैं। एक और वजह शायद हम नहीं बता पा रहे या हमने नहीं डिस्कस किया, ग्लूटन, जिन पेशेंट को सीलिक डिजीज़ होती है, स्टमक के मसाइल होते हैं, गंदम खाने से सीलिक डिजीज़ होती है, उनमें ये चीज़ एक वजह हो सकती है। रिसर्च बताती है कि ये माइट भी में भी एक वजह हो सकती है। तो उन पेशेंट को भी बड़ा उस पर एहतियात करना है। जो ग्लूटेन वाले पेशेंट हैं वो ज़्यादातर प्रोन टू होते हैं सोराइसिस के या एक्जिमा के, तो वो जैसे वो गंदम को छोड़ते हैं तो इस कंडीशन में थोड़ा सा वो मध्यम हो जाती है या कमी आती है या उसकी अलामतों में कमी आती है। अच्छा, होम्योपैथी आपको पता मज़े की बात है, वो तो एक्जिमा या सोराइसिस समझती नहीं है। अच्छा, होम्योपैथी क्या समझेगी कि जी आपके स्किन पे इस किस्म के निकल आए हुए हैं, इरप्शंस निकल आए हुए हैं जो कि रेड कलर के हैं मिसाल के तौर पर, और उसमें से ऊजिंग हो रही है, उसमें से कोई सफ़ेद मवाद या पानी निकल रहा है, तो मैं उसको ग्रेफाइड एक हमारी मेडिसिन है वो दूंगा, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे किधर गया सोराइसिस, किधर गया एक्जिमा? सिम्टम पे बात है। सिम्टम, हमारी फ़िलॉसफी जो है वो सिम्टम पे बेस करती है। इसी तरह अगर पेशेंट को बेचैनी है और उसको जो वो उसका कलर रेड है दानों का या इरप्शंस का, और तबीयत बेचैन है, उसके साथ उसके स्टमक के भी इश्यूज बन रहे हैं, तो मैं आर्सेनिक एल्बम पहली प्रायोरिटी में मेडिसिन रखूँगा। तो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ सिम्टम्स। तो बहरहाल ये पैथोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम डिस्कस ज़रूर करते हैं, ताकि मतलब एक डॉक्टर के को पता होना चाहिए कि जिस्म में क्या क्या अफ़ाल है, कौन सा हिस्सा किधर है, या उसकी जो बीमारियां या उसके जो अवारज़ है वो क्या हो सकते हैं। तो इसलिए हम इस पर बात कर रहे होते हैं।